मसला? Recorded. चलिए जनाब शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल मैंने आपको 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अगर ईओक्यू डिस्काउंट रेंज में फॉल ना करे तो टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट लेनी है। रेंज में फॉल करे तब नहीं लेनी। हाँ जी, तब भी ले सकते हैं लेने को तो, लेकिन असल में नहीं होगा ना, फायदा कोई नहीं होगा। आप लेके भी देख लें बच्चे, ऐसा नहीं है कि अगर आप ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। रेलेवेंट और इरेलेवेंट की बेसिस पे हम कह रहे हैं ना कि लेने का कोई फायदा है या नहीं है। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पहले शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि कल हम स्टार्ट कर चुके थे, जरा जल्दी से इसको करेंगे, ठीक है? क्योंकि मसला ये आ रहा है कि हम होम असाइनमेंट डिस्कस करने में हमारा आधे से ज्यादा टाइम निकल जाता है। जी जनाब, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में एनुअल ऑर्डरिंग, अच्छा वो क्वेश्चन नंबर, अच्छा दोबारा से आप अपने क्वेश्चन जरा टाइप कीजिए, ठीक है? मैं स्क्रॉल अप अब नहीं कर रही। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम? बफर स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक, बफर मेंटेन किया हुआ है, स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, किसको कांस्टेंट रख सकते हैं? जेबा, किसको कांस्टेंट रख सकते हैं? इसको मैंने आपको कहा था कि इसको ले भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों सिनेरियोज में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है? ले भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों सिनेरियोज में आपका जो सेविंग्स आएंगी या जो आपका डिसीजन होगा वो सेम होगा। क्योंकि सेफ्टी स्टॉक पे अपेरेंटली, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है? इधर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल है, और यहाँ पे हमारे पास नहीं, इधर, हाँ इधर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है ना, बिल्कुल है। तो इसमें रहा है, अच्छा इसमें मुझे बताइए कि ईओक्यू जो है क्या वो ट्रेड डिस्काउंट के उसमें फॉल कर रहे हैं रेंज में? आप पता है सेफ्टी स्टॉक ले लें, ठीक है? टू बी ऑन द सेफ साइड आप सेफ्टी स्टॉक कंसिडर करके जो है वो डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है? अब सही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 5000, ठीक है, एंड 7500, तो फिर ऐसी बात है, सेफ्टी स्टॉक आपको कंसिडर करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है? हर हाल में आपको सेफ्टी स्टॉक कंसिडर करना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक आप इग्नोर तब कर सकते हैं जब ईओक्यू और ट्रेड डिस्काउंट का रेंज सेम हो। आप एक काम ये करें, आप रूल बना लें कि आपने सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर करना ही नहीं, आपने सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर करके एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। ये इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इतना कंफ्यूज ना हो, सेफ्टी स्टॉक को जिस तरह मैंने कराया ना उस तरह से आप कीजिए। जी बिल्कुल, स्टेप मार्किंग होती है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, जेबा क्लियर होगी बात? आपने सेफ्टी स्टॉक कंसिडर करके हर जगह पे काम करना है, उस बात को भूल जाएं। जी
बच्चे वो मैं आपको वो होम असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है। मेरे पास अभी असल में वो आया नहीं है ना, इसलिए मैं वो रेफर कर नहीं सकती उसको, अभी मैं रेफर करूंगी नहीं इस तरह से। मैं उसका आई कैप पास पेपर खोल के करवा दूंगी कि मैंने रिक्वेस्ट की है, मुझे अभी तक मिले नहीं है सॉफ्ट में, ठीक है। ऐड नहीं किया हुआ, बल्कि ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं डिस्काउंट को। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं डिस्काउंट को। आप अपने तरीके से करें, अपने तरीके से सॉल्व करें और सेविंग्स निकालें, ठीक है। आपने टोटल परचेज कॉस्ट निकालनी है, इसीलिए मैं कहती हूँ पीछे से सिर्फ अपना फाइनल आंसर मैच करें। फाइनल आंसर आपकी सेविंग्स मैच कर रही हैं, 7,75,000 आंसर आ रहा है, तो बस ठीक है, सही है। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट का आंसर सही नहीं आया। क्या डिफरेंस आया बेटा, आप ये बताओ ना, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या इसमें मसला कहाँ पर है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा जी किधर है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट H2, इसमें जो है वो ऑर्डरिंग 60, ये जो है करंटली जो है 60,000 kg का ऑर्डर साइज है ना। वो ये कह रहे हैं कि करंटली हम 60,000 kilograms का बल्क डिस्काउंट, मतलब हम बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। However, HPL's management is presently considering to opt economic order quantity model for determining the size of purchase order of 80. Following information is available. Annual production is 45,600 और हमें कितना चाहिए? Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kilogram of 80. तो 4,5,600 units production है, तो यानी कि 4,56,000 kilograms हो गया, ठीक है। Cost of 80 is 200 per kg. 5% of the quantity purchased is lost during storage. Annual cost of procurement department is 2688,000. ये क्या है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या, कौन होता है जो परचेजिंग करता है, यानी कि जो ऑर्डर्स प्लेस करता है। तो कल मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपने ऑब्वियसली, आपको क्या चाहिए, आपको कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए ना, आपको कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ EOQ। तो यहाँ पे 2688,000 तो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें 65% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल। तो पहले तो आपने ये करना है कि जाहिर सी बात है हमें वो वाली कॉस्ट चाहिए जो कि टोटलिटी में वेरी करे विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी ज्यादा टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, यस और नो। तो फिर आपने क्या करना है, 2688,000 का पहला काम तो ये करेंगे कि 65% लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो क्या हिसाब होता है आपका? ये आपके पास आता है 1747,200, राइट? नहीं, 1747,200 है। 2688,000 का 65%, ठीक है। 145,600 पर ऑर्डर आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, अब आपको पर ऑर्डर निकालना है। तो मुझे बात बताइए, पर ऑर्डर किस तरह निकालेंगे? करंटली कितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, यस और नो, है ना। करंटली कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो बड़ा आसान है ये। आप इसमें क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जी करंटली हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 456,000 किलोग्राम। ये तो हो गया ना सबसे, 456,000 किलोग्राम है। करंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? करंटली आप 456,000 किलोग्राम परचेज कर रहे हो। कितने ऑर्डर साइज फॉलो कर रहे हो? 60,000 किलोग्राम का एक ऑर्डर साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट बेसिस के हिसाब से आप कितने ऑर्डर प्लेस करते हो? 7.6, है ना। तो 7.6 को आप जो है आपने क्या करना है, 7.6 ऑर्डर्स तो हो नहीं सकते, यस और नो। तो आपको क्या करना है, आप इसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, है ना। राउंड ऑफ, तो 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए। इज दैट क्लियर? तो आपके पास कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी बनती है? कॉस्ट पर ऑर्डर बनती है 1,747,200 डिवाइडेड बाय 8। इज दैट क्लियर? 4,80,000 एनुअल रिक्वायरमेंट। एक मिनट,
ओ हाँ, सही है, सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी। टोटल रिक्वायरमेंट वो भी तो करना है, इसमें हमारे पास लॉस के सिनेरियो भी है। बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 95%, बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है, अकाउंट फॉर करके तो कितना आ रहा है? 4,80,000 kgs। तो ये पूरा का पूरा 8 आ रहा है ना, आई पूरा 8 रहा है। गुड हो गया। चलें जी, अब क्लियर है बात? हाँ जी, एओसी जिनको समझ में नहीं आता, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी आराम से। चलें जी, और बताएं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और प्रॉब्लम जल्दी से? कौन सी? ये अकाउंट फॉर करनी है? किसने कहा कि नहीं करनी? जेबा? आगे जी, और बताएं। पार्ट बी में एसीसी कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, आपने कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर वो निकाल लिया है? कहाँ नहीं की हुई बेटा, की हुई है इन्होंने। फाइनेंस कॉस्ट लिया हुआ तो है होल्डिंग कॉस्ट के अंदर बेटा। वर्किंग नंबर 5 देखें। ये क्या किया हुआ है? हाँ जी, और बताइए। पार्ट बी के अंदर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, क्या मसला आ रहा है कैरिंग कॉस्ट में? आपने कैरिंग कॉस्ट पर किलोग्राम पर एनम निकाला होगा, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं हुआ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया 91, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है, और बताएं। दैट्स इट। जी, यू विल गेट द राइट आंसर मोहम्मद शाहरुख। नई अप्रोच ने यूज की, उसने कैरिंग कॉस्ट बेटा वही काम किया, उसने वर्किंग डिफरेंट तरीके से किया है, काम उसने वही किया। उसने एक्चुअली टोटल परचेज कॉस्ट की जो सेविंग्स हो रही थी ना, वो उसने उसमें ऐड कर दी है। ऐड तो नहीं की, उसने लेस किया हुआ डिस्काउंट प्लेसिंग ऑर्डर 7500 किलोग्राम ईच। उसने शायद जो भी काम किया, आपने नॉर्मल तरीके से चलना है जैसे आपको बताया गया, ठीक है, टोटल परचेज कॉस्ट लेके चलनी है, आपके पास सेविंग सेम आएंगी। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब जरा हम थोड़ा अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़े से हम और टेक्निकल उसमें आ रहे हैं। अच्छा जी, क्लास के एंड पे मैं जरा दोबारा ईओक्यू वाला सिनेरियो समझाऊंगी क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ करके, तो जिन स्टूडेंट्स की खासतौर पे ऑडिट क्लास नहीं है वो रुक सकते हैं दोबारा से इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि मैम इसमें ईओक्यू क्या, ट्रेड डिस्काउंट कब कंसिडर, स्टेप्स क्या क्या होंगे। यू हैव टू कीप इट सिंपल। कल मैंने फॉर्मूले फ्लो चार्ट से भी आपको दोबारा समझाया था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टेक्निकल इसको ज्यादा ना बनाए, मुश्किल ना बनाए, आप लोगों के लिए आसानी होगी। उसको सिंपल रखें, थोड़ी सी अक्ल लगानी पड़ेगी आप सबको, थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या चीजें रेलेवेंट हैं, क्या चीजें इररेलेवेंट हैं, ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो प्लीज इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा ना आप लोग को मतलब बिजनेस माइंडेड हो के थोड़ा सोचना पड़ेगा खुद से। मतलब हर चीज आपको अकाउंटिंग में, अब वो टाइम गया जिसमें अकाउंटिंग में आपको बस फॉर्मूला जो है वो रट्टा लगवा दिया जाएगा, फॉर्मेट जो है उसका रट्टा लगवा दिया जाएगा और आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। अब
जो आपके पास सिनेरियोज आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, खास तौर पे इस तरह की चीजों में, यू नीड टू पुट योर लॉजिक इनटू प्रैक्टिस, कॉमन सेंस इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसकी तरह मैं दोबारा से मैं आपको करूंगी सर सिनेरियोज आपके सामने रख के, या मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप के बना लूं जो कि थोड़े थ्योरेटिकल नेचर के, और थ्योरेटिकल इन द सेंस कि भी मैं आपको बता दूं कि ये सिनेरियो मुझे बताएं क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो अब आपके पास हैं, ठीक है। मैं सिनेरियोज आपके सामने लिख दूं और मैं बोलूं कि भाई सिर्फ स्टेप्स लिखें कि क्या करेंगे, पहले क्या कैलकुलेट हो सकता है, उससे आपको थोड़ा सा, मैं कोशिश करती हूँ उस तरह से कुछ वर्कआउट करूं ताकि ये जो बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं वो आपकी थोड़ी समझ में आए आपको, ठीक है। अब हम जरा आते हैं, अब हम जरा कुछ और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अपनी, बाय द वे मैंने चैट बॉक्स अपना ऑफ कर दिया हुआ है, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे आई विल टेक देम आफ्टर द एंड, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स ऑफ ना कीजिएगा, चले ठीक है, ऑफ नहीं करूंगी, चले ठीक है ना। अब जरा इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हम जरा कुछ, मैं आपको प्लस लिखवा रही हूँ, ठीक है, उनको हमने देखना है। ये फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं पैक बुक में, लेकिन अपने पास आपने लिखने जरूर है। एक दफा आप कोई चीज लिखते हो ना, ये बात मेरी टीचर ने मुझसे शेयर की थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, और उन्होंने ये कहा था कि आपको अगर कोई चीज याद करनी है ना, तो रिसर्च, ये रिसर्च से साबित, ऑब्वियसली बात है, रिसर्च में एवरेज जो है वो लेते हैं सारी चीजों को। रिसर्च से ये बात साबित है कि अगर कोई चीज आप मिनिमम 3 दफा लिखते हो अपने हाथ से, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज मेमोरी में सेव हो जाती है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है, सिर्फ फॉर्मूला है, तो आप उसको लिख के याद करेंगे, ठीक है। मैंने भी अपने एग्जाम्स में जिस हद तक एग्जाम की तैयारी में जिस हद तक मैं लिख सकती थी ना, मैं लिखे, जैसा फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज में बड़ी बड़ी शीट्स पे, जिस तरह चीट शीट्स नहीं होती, रिवीजन की शीट्स होती है, चीट शीट्स तो नहीं कहेंगे, रिवीजन की शीट्स बनाती थी मैं, ठीक है। उसमें मैं लिखती थी फॉर्मूलाज। अब जिस तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मूलाज थोड़े से हैं, ठीक है, तो मैं फॉर्मूलाज की शीट बनाती थी। अच्छा, इस फलाने चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिख लिया, इसका फॉर्मूला, तो मेरे पास, और वो मैं बार बार बनाती रहती थी। वो एक दफा बनाया, गुम गया, इधर उधर हो गया, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा, तो उससे ये होता है आपको ना फॉर्मूलाज याद रह जाते हैं, चीजें याद रह जाती हैं। तो इस तरह से याद रखने वाली चीजें हैं, फॉर्मूलाज हो गए, ये सब चीजें होंगी, डेफिनेशन होगी, अब आप जो है लिख के याद करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक टिप है। तो पहला फॉर्मूला जो हमें देखना है वो है रीऑर्डर लेवल का। अब रीऑर्डर लेवल, आपने मेरे नामों से ये काफी लफ्ज सुन लिया है, रीऑर्डर लेवल, है ना। हमने एक दो दफा इसको डिस्कस भी इस तरह से किया है। क्या होता है रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल वो इन्वेंट्री का लेवल है जिसपे सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट को एक ट्रिगर भेज देगा कि जी अब हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो इतने यूनिट्स की हो चुकी है, मतलब कम होती जा रही है ना। आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आपके वेयरहाउस में इन्वेंट्री आई थी, फिर आपने दोबारा ऑर्डर नहीं प्लेस करना, ठीक है। आपने उस इन्वेंट्री को फिर कंज्यूम करना है, ठीक है। कंज्यूम करते करते जब इन्वेंट्री का लेवल एक हद तक गिर जाएगा, तो वो एक लेवल पर आ जाएगी, आपने फिर एक और ऑर्डर अपने सप्लायर को प्लेस करना है। और इन द मीन टाइम, जब वो सप्लायर टाइम लेगा, है ना, टाइम लेगा आपको डिलीवर करने में, इन द मीन टाइम इन्वेंट्री और गिरती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है, it is the inventory level at which new orders should be placed to avoid stock out. स्टॉक आउट का मतलब है शॉर्टेज, ठीक है। तो ये वो इन्वेंट्री लेवल है कि जिस पर हमने ऑर्डर की प्लेसिंग करनी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर दो तीन सिनेरियोज बनते हैं। क्या सिनेरियो बनता है? पहला सिनेरियो आपके पास बनता है, अगर तो लीड टाइम और डिमांड, जो एनुअल डिमांड है, उसमें आपकी सर्टेनिटी, आपको पता है कि 20 डेज का मतलब है सप्लायर वाकई में 20 डेज ही लेता है हमेशा, ठीक है, टू डिलीवर योर ऑर्डर। और अगर डिमांड भी आपकी सर्टेन है, जो कि बेसिकली हमारी बेसिक अजम्पशन चल रही है, तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा? री ऑर्डर लेवल आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एवरेज
या जो भी आपका एवरेज लीड टाइम तो है नहीं, एक ही लीड टाइम आपको दिया हुआ होगा, लीड टाइम इन डेज या वीक्स वट एवर मल्टीप्लाइड बाय ठीक है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिमांड या यूजेज। ठीक है, अच्छा ये मैं एंड में एक नोट लिखवाऊंगी। ठीक है जी, तो रीऑर्डर लेवल आपका क्या बनता है, आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपने ये इधर बाय द वे हम अज्यूम करें कि कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम समझेंगे, मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई मेरा लीड टाइम 20 डेज है, यानी और हम यहाँ पे कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ नो सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक होगा तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको मैं बता दूंगी, आगे लिखवाती हूँ वो। तो मेरी बात है गौर से सुनिए, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको सामने कर रही हूँ, उसको कॉपी मत करें, सब समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कहूँ कि जी लीड टाइम है, मेरा लीड टाइम है फॉर एग्जाम्पल 20 डेज। ठीक है, 20 डेज मेरा लीड टाइम है, यानी कि मेरा जो सप्लायर है वो 20 दिन लगाता है आपको डिलीवर करने में, एंड दिस बात इज कंफर्म। ठीक है, अच्छा कोई सेफ्टी स्टॉक मैंने मेंटेन नहीं करना, इसका क्या मतलब हुआ, मैं अगर कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इन्वेंट्री लेवल कंज्यूम होते होते जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा, है ना, जीरो पे पहुंच जाएगा, मैं अल्टीमेटली जीरो स्टॉक पर आ जाऊंगी, लेकिन उसी टाइम फौरन से मुझे डिलीवरी रिसीव हो जाएगी। यही होता है ना सेफ्टी स्टॉक का मतलब, ये है कि आपने इस तरह से इन्वेंट्री रखी हुई है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरह से आप कर रहे हो कि आप कंज्यूम करते 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 जीरो लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसी टाइम इमीडिएटली क्या हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा आपका स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपको ये कहूं कि लीड टाइम है 20 डेज, ठीक है, 20 दिन का मेरे पास लीड टाइम है, वो और सप्लायर ऑर्डर डिलीवर करने में 20 दिन लगाता है, और मैं इसको कह देते हैं यूजेज या डिमांड। ठीक है, ठीक है, पर डे याद रखिएगा, लीड टाइम जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में आपका यूजेज या डिमांड भी होना चाहिए। ठीक है, पर डे फॉर एग्जांपल मैं 200 यूनिट्स जो है या 20 यूनिट्स जो है मेरी यूजेज है, ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो मैं कंज्यूम कर रही हूँ हर दिन रॉ मटेरियल में 20 यूनिट्स के हिसाब से कंज्यूम कर रही हूँ, तो इस हिसाब से मेरा रीऑर्डर लेवल कितना बनता है, 20 × 20। इज दैट क्लियर? यानी कि 400 यूनिट्स पे जैसे ही मेरा लेवल आएगा, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब कैसे होगा, 400 यूनिट्स पे जैसे ही मेरा इन्वेंट्री लेवल पहुंचेगा, मैंने ऑर्डर प्लेस कर देना है अपने सप्लायर को। ये बात समझ आ गई? अब क्या होगा, मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया ना, अब 400 यूनिट्स पे मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, और अब मैं अगले 20 दिन इन 400 यूनिट्स को कंज्यूम करूंगी, यस और नो, 20 यूनिट्स पर डे के हिसाब से। तो होते 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 अगले 20 दिनों में मैंने 400 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, मैंने जीरो पे पहुंचना है, और मुझे फौरन से ऑर्डर डिलीवर हो जाना है। तो बेसिकली मेरा रीऑर्डर लेवल क्या बन रहा है, इग्नोरिंग सेफ्टी स्टॉक, मेरा रीऑर्डर लेवल इतना बन रहा है। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली, लीड टाइम का मतलब बेटा सप्लायर कितना टाइम लेता है, ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब बात यहाँ पे क्लियर हो गई, तो यहाँ पे हम इग्नोरिंग सेफ्टी स्टॉक, दिस फॉर्मूला इज इग्नोरिंग सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक होगा तो हमने सिंपली क्या कर देना है, अगर हमारा सेफ्टी स्टॉक है तो हम क्या कहेंगे, जरा आप बताएं मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा। प्लस सेफ्टी स्टॉक नहीं हो जाएगा, है ना, प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक अगर आपका है 500 यूनिट्स, यस, अब सिंपली क्या होगा, आपका 400 यूनिट्स है कंजम्पशन लीड टाइम के अंदर, और आपने हर दफा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है 100 यूनिट्स का, तो आपका रीऑर्डर लेवल अब क्या हो जाएगा, 100 यूनिट्स बढ़ ऊपर हो जाएगा ना, 500 यूनिट्स पे आपको फिर रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना है। इज दैट क्लियर? तो ये ब्रैकेट्स में याद रखिएगा, ये सब ब्रैकेट्स में लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिमांड और यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि मैं आपको हर उसमें लिखवाऊंगी। इसको क्या कहेंगे,
वो क्या कह रहा है, अब आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है वीक्स के हिसाब से भी, लीड टाइम दे दे वीक्स में, 2 वीक्स। लीड टाइम क्या है मेरा, 2 वीक्स, राइट। तो ये भी हो सकता है ना। तो अगर वो लीड टाइम आपको 2 वीक्स दे रहा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी वो भी डिमांड या यूजेज पर वीक होनी चाहिए, फिर पर डे के हिसाब से नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने वीक को मल्टीप्लाई करना है पर वीक के यूजेज, ऑब्वियसली बात है। तो ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हर जगह पे आपका सेम होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है, अब यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में लीड टाइम एंड डिमांड आर नॉट सर्टन। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा मिनिमम मैक्सिमम, आपको इन्फॉर्मेशन से आइडिया हो जाएगा। लीड टाइम एंड डिमांड आर नॉट सर्टन का क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको नोट लिखवा रही हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जब हम एग्जाम्पल पर आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आपका लीड टाइम सर्टन नहीं है, ठीक है, होगा क्या, आपको सवाल में दे दिया जाएगा कि मिनिमम लीड टाइम, मतलब सबसे हमने पास्ट ट्रेंड जो अपना स्टडी किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा दिन जो है वो सप्लायर ने लिए हैं 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कम से कम दिन उसी सप्लायर ने लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 डेज। तो यहाँ पे अब लीड टाइम में क्या आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई ना, है ना। क्वेश्चन में अब आपको बता दिया कि भाई मिनिमम जो लीड टाइम जो सप्लायर का है वो है 10 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम सप्लायर का है 30 डेज। तो एवरेज जो है वो सप्लायर का लीड टाइम इतना है, राइट। तो अब आप फिर क्या रीऑर्डर लेवल के लिए क्या यूज करेंगे, अब जाहिर सी बात है आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को अभी हम साइड पे करेंगे, एवरेज, अच्छा जी एवरेज ले रहे हैं। रीऑर्डर लेवल के लिए अब आप क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। एवरेज भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन आप ले लेंगे मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम डिमांड। नहीं, मैक्सिमम लेंगे ना बेटा, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको ठीक है, सेफ्टी स्टॉक अगर नहीं तो ऑब्वियसली बात है जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यू कैन यूज दिस इन केस अनसर्टेनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेंगे कि भाई कौन से सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। ये वाला नोट जो है वो हमारा यहाँ पे भी कॉपी होगा कि जी आपका जो डिमांड और यूजेज है, एवरेज किसी भी सेफ्टी स्टॉक में तो एवरेज का काम ही नहीं आ रहा बेटा। सेफ्टी स्टॉक तो ब्रैकेट्स के बाद हमने लिया हुआ है हर सिनेरियो में। सेफ्टी स्टॉक में का कैलकुलेशन का ताल्लुक लीड टाइम या डिमांड से है ही नहीं। हाँ जी, कहाँ है, एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिमांड है, ये आपने पहले सॉल्व करना है और फिर ऐड करना है सेफ्टी स्टॉक, ब्रैकेट्स के बाद लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक। चलें जी, आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास इफ नो सेफ्टी स्टॉक तो जीरो, आगे जीरो आ जाएगा, जीरो लिख देंगे, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, लगेगा दोनों में, सेफ्टी स्टॉक में बस सिर्फ हमने क्या किया है, ये चीज आपकी एज इट इज है। सेफ्टी स्टॉक में क्या, अगर तो सेफ्टी स्टॉक होता है तो हम यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देते हैं, बस इसको ये कर लें। अगर तो सेफ्टी स्टॉक जीरो है तो जीरो हो जाएगा ये, इज दैट क्लियर। और अगर सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे जीरो जीरो ले लेंगे ऊपर, इसीलिए मैंने आपको ये दो इस तरह से करवाया है ना। सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो यही फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक है तो इस फॉर्मूले में प्लस सेफ्टी स्टॉक कर देंगे, सिंपल एज दैट। इसीलिए मैंने पहले आपको ये वाला इस तरीके से करवाया ताकि थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। विद सेफ्टी स्टॉक ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं,
मैं टाइम दे दूंगी आपको कॉपी करने का जिनका रह गया। इफ लीड टाइम एंड डिमांड आर नॉट सर्टन तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। एक और हमें इन्वेंट्री लेवल पढ़ना है और वो है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अब मेरी बात है गौर से सुनिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लेवल रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लेवल रखते हैं तो अननेसेसरीली हाई इन्वेंट्री लेवल्स का भी एक डिसएडवांटेज, और वो क्या है? वेरी हाई होल्डिंग कॉस्ट, है ना, अननेसेसरीली हाई होल्डिंग कॉस्ट। रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस भी बहुत बढ़ जाएगा, है ना, रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट हमारे बहुत बढ़ जाएंगे, राइट, कैपिटल टाइड अप बहुत ज्यादा होगा। बहुत कम अगर हम इन्वेंट्री लेवल रखते हैं तो उसमें शॉर्टेज का हमारे पास वो आ जाएगा, है ना, हमारे पास शॉर्टेज का रिस्क आ जाएगा। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा? इट इज एन अपर warning level from which inventory balance should not exceed, otherwise holding cost will be unnecessarily high। ठीक है, ठीक है, अननेसेसरीली हाई हमारे पास क्या होंगे? कैरिंग कॉस्ट हमारे होंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेशन होगा? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिमांड प्लस ये हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ठीक है, ये हम क्यों ले रहे हैं? रीऑर्डर लेवल समझाना तो थोड़ा आसान था। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मैंने आपको कहा है ना कि मैं ग्राफिकली आपको ये सारे लेवल्स एक दफा समझाऊंगी। ठीक है, तो एक दफा हम सारे लेवल्स कर लें। ये आपने भी याद रखना है फॉर द टाइमिंग। क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिमांड प्लस ऑर्डर साइज। ठीक है, इसको अभी आपने रटा मार लेना है। इस फॉर्मूले को ये आती है तो आपको याद होने चाहिए, भले आपको लॉजिक समझ में आए ना आए। कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपने इन फॉर्मूलाज का रट्टा मार लेना है। समझने वाली बात जो है ना, वो मैं आपको फिर इन दी एंड जो चीजें ऐसी हैं जो मैं ग्राफिकली आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, वो मैं आपको इन दी एंड उस पर समझाऊंगी। ठीक है, तो इसको अभी हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होता क्या, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हम वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई उससे इन्वेंट्री लेवल हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी हमने फॉर्मूला इसका देख लिया। अब एक और जो हमें देखना है वो हम पढ़ चुके हुए हैं, और वो क्या है? मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। ठीक है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जो है वो अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री जिससे हमारा इन्वेंट्री लेवल गिरना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? स्टॉक आउट हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन्वेंट्री शॉर्टेज अदरवाइज स्टॉक आउट शॉर्टेज इज द सेम थिंग। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी इन्वेंट्री शॉर्टेज। ठीक है, तो अब इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी? रीऑर्डर लेवल
ये बेसिकली क्या है देखें ये रीऑर्डर लेवल वाला जो फॉर्मूला था ना, इसको हमने इधर उधर कर दिया। ये मेन बेसिकली रीऑर्डर लेवल का ये वाला फॉर्मूला होता है, हम एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। मेन इसका ये है, एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। अगर आपको सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिमांड। तो ये वाला ऊपर वाले फॉर्मूले को ही हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। मिनिमम लेवल इज बेसिकली व्हाट, सेफ्टी स्टॉक। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करें। एवरेज स्टॉक एक ऐसी चीज है जो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, यस और नो? तो हम इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में आपके पास कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, ठीक है, अगर तो आपके पास क्वेश्चन में कोई सेफ्टी स्टॉक वाला सिनेरियो नहीं है, तो एवरेज स्टॉक आपका क्या होगा? फिर आपके पास क्या सिनेरियो हो जाएगा जी? एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? एवरेज इन्वेंट्री, यस, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, है ना। और अगर क्वेश्चन में आपके पास सेफ्टी स्टॉक मौजूद है, ठीक है, विद सेफ्टी स्टॉक हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, पहले आपने सिर्फ ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 करना है और फिर आपने सेफ्टी स्टॉक का लेवल उसमें ऐड कर देना है। वेरी गुड, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक आप देख रहे हो कहीं पे भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो अलग से प्लस समथिंग हो रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बात समझ आ रही है? कोई इसमें मसला, कोई परेशानी? अब ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल क्या है? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम, दिस इज वन ऑफ दी क्या कहते हैं फॉर्मूलाज। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आपको उन्होंने बता दिया। यहाँ पे ऑर्डर साइज बेसिकली ईओक्यू है, ठीक है। ऑर्डर साइज क्या है? ईओक्यू। हाँ जी, ये रहा। अच्छा जी, एक मिनट जेबा, मैं जरा ये कर दूं, फिर मैं क्लास के एंड पे आपको दे दूंगी कॉपी करने के लिए, ठीक है। अभी आप जरा इधर फोकस करें, फॉर्मूला सारे लिखे हुए भी हैं यहाँ पे। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डिमांड प्लस ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज हमारा क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। तो अगर आप ईओक्यू फॉलो कर रहे हो तो आपका ऑर्डर साइज क्या होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आप नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है उसमें जाएंगे ना। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, नहीं जनाब मोस्टन ऐसे नहीं होगा। इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ये नहीं होता। सेफ्टी स्टॉक आपने निकाल लिया, सेफ्टी स्टॉक आपको बता दिया है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल बता दिया है। सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो वो 0 आ जाएगा। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 आपका सेम है। नोट क्या दे रहा है? इंश्योर कंसिस्टेंसी इन पीरियड ऑफ यूजेज एंड लीड टाइम, एग्जाम्पल डेज, वीक्स, मंथ एक्सेट्रा। ये बात मैंने आपको भी समझा दी है कि अगर आपका लीड टाइम है फॉर एग्जाम्पल मंथ्स में, मैं अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलूं कि द सप्लायर टेक्स 2 months टू डिलीवर योर प्रोडक्ट, टू डिलीवर योर ऑर्डर, ठीक है, टू डिलीवर द रॉ मटेरियल व्हाटसोएवर, राइट। तो हम क्या कहेंगे? हमारा यूजेज भी फिर मंथली होना चाहिए, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन भी मंथली दी जानी चाहिए। तो अगर वो डेज में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मंथ्स में। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम जरा इसको देखते हैं ग्राफिकली। इसको जरा मैं वैसे अपना खुद से बनाऊंगी। आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको ज्यादा समझानी है, तो इसको आप मैं सब हल्का सा बता देती हूँ। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ये हो गया, है ना। ये वो लेवल है जिससे आपका इन्वेंट्री एक्सीड नहीं करना चाहिए, यस और नो, ठीक है। अदर देन ईओक्यू का फॉर्मूला नहीं है ना इसमें, बस ईओक्यू का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बस ये बात हुई है। ईओक्यू रिलेटेड फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए बस इसमें। चलें जी, री ऑर्डर लेवल, तो वो लेवल हो गया जिसपे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से देखें आपका नीचे नहीं जा रहा। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली ये ग्राफ इतना अनइवन क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बात है अनसर्टेनिटी, है ना। अनसर्टेनिटी की कभी यूजेज ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अब हम जरा जो है वो देखते हैं। ये बेसिकली आईकैप का स्टडी टेक्स्ट पेज नंबर 32, इससे बेसिकली ये रिलेट कर रहा है। जो ग्राफ इन्होंने बनाया है ना, इसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू डाली हुई है? उन्होंने एग्जाम्पल देखिए। तो आपका होम असाइनमेंट ये है
कि आपने उस एग्जाम्पल को एक दफा स्टडी जरूर करना है। मैं देख लेती हूँ मेरे पास यहाँ पे, गिव मी अ मिनट, ये लॉगिन तो हुआ हुआ है, मैंने डाउनलोड भी की थी, गिव मी अ मिनट। मेरा पेज नंबर 32, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम जरा क्वेश्चन पर आ जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ही हमारा मेन जो है वो चीज है कि भाई एग्जाम में किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपने किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है पेज नंबर 32 की। पेज नंबर 32 है क्या? जस्ट मिनट, नहीं पेज नंबर 32 नहीं है अपेरेंटली। ये रहा। ठीक है, ये है आपका, मैं एक सेकंड जरा मैच कर लूँ इसको, मैक्सिमम 15,700 यूनिट्स। बिल्कुल ठीक, नोट कीजिए, दिस इज पेज नंबर 22 नॉट 32। ठीक है, पेज नंबर 22 पे बेसिकली इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है, अब डेटा मैं आपको भी एग्जांपल जब हम क्वेश्चन पर आएंगे तो उसके अंदर देखें इस तरीके से दिया होगा आपके पास सप्लाई या लीड टाइम और डिमांड पर वीक, ये देखिए तीन आ रही हैं, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो मुझे बात बताइए इसमें हम क्या कहेंगे, क्या लीड टाइम और डिमांड हमारा सर्टन है, अनसर्टन है? यहाँ पे अनसर्टन है, दोनों चीजें है ना, यहाँ पे दोनों चीजें आपके पास क्या है, अनसर्टन है। देर इज नॉट वन डिमांड, देर इज यानी कि यूजेज, राइट, देर इज नॉट वन लीड टाइम, राइट। अगर तो ये दोनों चीजें एक एक ही आपको दी होती है, कंफर्म्ड होता है कि भाई यूजेज पर वीक हम लोग हर हफ्ते जो है वो इतना ही कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल, हमें जो जरूरत है, राइट, हर हर हफ्ते इतनी ही हमारी जरूरत है, तो वो हम कहेंगे कि जी सर्टनिटी आ गई। लीड टाइम अगर वो कह रहे हैं भाई 20 डेज ही है तो बस 20 डेज ही है, देर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम, देर इज जस्ट वन फिगर फॉर लीड टाइम, तो इसका मतलब है वो सर्टनिटी। यहाँ पे जैसे ही आपको एग्जाम्पल में नजर आ जाए कि एवरेज है, मैक्सिमम और मिनिमम की टर्म्स में आपको चीजें दी हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व, राइट। तो अब जो हमने सारा काम करना है, जो हमने इन्वेंट्री के लेवल्स निकालने हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस करना है। बेसिकली इसमें इसने सारे फॉर्मूलाज ही डाले हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज ही डाले हैं और इसके बेसिस पे पैक की बुक में, हैंडबुक में ये इन्होंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये आपने एक दफा नजर इसके ऊपर मारनी है। ठीक है, एंड में मैं एक दफा चैप्टर वाइंड अप करने के बाद जो है मैं इंशाल्लाह एक खुद भी ग्राफिकली आपको ये चीज समझाऊंगी। ठीक है, ताकि अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ग्राफ बनाने में फिर हमें मजा भी आएगा। ठीक है, अब जो हमने एक क्वेश्चन करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.7 आई कैप क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 7। ठीक है, तो 2.7 पर जल्दी से आ जाते हैं। चलें जनाब, आगे वो कह रहा है Robin Limited imports a high value component for its manufacturing process. Following data relating to the component has been extracted from RL's records for the last 12 months. ठीक है, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम लीड टाइम क्या है, मैक्सिमम यूजेज कितना हुआ है हमारा किसी भी महीने में, वो हमारा ऑब्वियसली पास्ट ट्रेंड से हमें ये पता लगता है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेज इन अ मंथ इज 300 यूनिट्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद मिनिमम यूजेज इन अ मंथ है 200 यूनिट्स, एवरेज यूजेज उसने बता दिए 225 यूनिट्स। ठीक है, फिर वो कह रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, This conference will now be recorded. चलें जनाब। ठीक है,
तो मैक्सिमम, अच्छा उसने क्या दे दिया, हम कहाँ पे थे, एवरेज यूजेज इन अ मंथ, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि हमने अब ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी भी महीने में मैक्सिमम कितना जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में हमने कितना इस्तेमाल लगाया है, जो हमें जरूरत पड़ी है रॉ मटेरियल की, वो पड़ी है 300 यूनिट्स की। मिनिमम हमने कितना लगाया है, 200 यूनिट्स। और एवरेज उसने आपको कैलकुलेट कर दिया कि ऑन एन एवरेज पिछले साल ये इन्होंने बेसिकली 300 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 नहीं किया, अगर आप देखो तो, है ना। ये जो एवरेज यूजेज इन अ मंथ है, ये तो 225 यूनिट्स है। तो अगर तो आप एवरेज बताते हैं तो एवरेज जो है वो तो 300 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कैलकुलेट हुआ है। एवरेज यूजेज इन अ मंथ इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा, पिछला जितने भी उन्होंने डेटा इस्तेमाल किया है, पिछले 24 महीनों का, पिछले 48 मंथ का, व्हाटसोएवर, उसको उन्होंने एवरेजिंग आउट की होगी, यानी कि उन सबकी सारी जो है एक्चुअल यूजेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड। इज दैट क्लियर? तो ये वैसे नहीं इस्तेमाल हुआ मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं। एवरेजिंग आउट तो किसी और तरीके से करते हैं ना, मीन निकाला है बेसिकली इन्होंने, राइट, डेटा का इन्होंने मीन निकाला है। तो दैट इज 225। तो यू विल, आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसी तरह से सप्लायर ने मैक्सिमम टाइम कितना लिया है आपके ऑर्डर को डिलीवर करने का, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का, 6 मंथ। मिनिमम कितना टाइम उसने लिया है, 2 मंथ्स लिए हैं, ठीक है। और रीऑर्डर क्वांटिटी उसने आपको बता दी है, इट्स 750 यूनिट्स। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल फॉर द कंपोनेंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको मैं अभी टाइम दे रही हूँ। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज, यस और नो, है ना। आपको क्या क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, अपेरेंटली यहाँ पे हो सकता है जी हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होगा, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक का आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। तो मैंने आपको भी फॉर्मूला क्या लिखवाया है, एवरेज इन्वेंट्री का तो फॉर्मूला हम पढ़ भी चुके हुए हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, यू नीड व्हाट, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करके तो बताएं। फॉर्मूला सबने नोट कर लिए थे ना, जो कोई फॉर्मूला रह तो नहीं गया। तो सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करके देख लेंगे। वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मिनिमम स्टॉक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ईओक्यू क्या निकालना है, ये क्या है आपको, री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, 750 यूनिट्स। व्हाट इज री ऑर्डर क्वांटिटी, यही तो हमारा ऑर्डर साइज हो गया बेटा। जब आप रीऑर्डर करेंगे तो रीऑर्डर करते हुए क्वांटिटी क्या होगा, 750 यूनिट्स। वो रीऑर्डर लेवल इज समथिंग एल्स, रीऑर्डर लेवल इज समथिंग एल्स। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे, तो आपका साइज क्या होगा, ऑर्डर साइज इज 750 यूनिट्स। व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक। यही मेन सवाल है। अब क्लियर होगी बात। रीऑर्डर लेवल इज नॉट 750 यूनिट्स, याद रखिएगा, ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो ऑर्डर क्वांटिटी हो गई ना, यानी कि ऑर्डर का साइज क्या होगा जब भी आप एक रीऑर्डर प्लेस करेंगे। चले आप कैलकुलेट, जैसे आसिफ हुसैन ने ये काम अच्छा किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब इधर उन्होंने एवरेज लीड टाइम कोई नहीं दिया हुआ, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये रीऑर्डर लेवल के लिए। रीऑर्डर लेवल के लिए एवरेज लीड टाइम तो दिया हुआ है, सॉरी एवरेज यूजेज तो दिया हुआ है, एवरेज डिमांड नहीं दी हुई, और सॉरी एवरेज लीड टाइम नहीं दिया हुआ। तो आपने एवरेज को एवरेज से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला फॉर्मूला जब नहीं अप्लाई होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। आसिफ हुसैन ने कैलकुलेट किया है, एवरेज स्टॉक लेवल इज 1275 यूनिट्स। बिल्कुल ठीक जी।
आसिफ के अलावा किसी स्टूडेंट ने किया है इसको सॉल्व? आसिफ आपने पहले सीमेंट पढ़ा हुआ तो नहीं है? पढ़ा हुआ है, अच्छा, इसीलिए। हाँ जी, किधर पहुंचे? मैं जल्दी से सॉल्व करवा रही हूँ ये। अब इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है आपके पास? दिस इज आई कैप क्वेश्चन बैंक का 2.7, ठीक है। अब इसके अंदर सिनेरियो क्या है? सिनेरियो कुछ यूं है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक, है ना। एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? इट्स ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक यानी कि मिनिमम लेवल, राइट। अब इस पूरे सिनेरियो में ऑर्डर साइज आपको गिवन है, इट्स 750 यूनिट्स, यस और नो? रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज नॉट रीऑर्डर लेवल। लेवल लिखा होता तो हम कहते कि अच्छा इसका मतलब ये कि जैसे इन्वेंट्री 750 यूनिट्स पर पहुंचेगी फिर हमने रीऑर्डर प्लेस करना है, कितने का ऑर्डर प्लेस करना है वो फिर नहीं होता है ना। तो रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, दैट इज 750 यूनिट्स। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। दिस इज नॉट रीऑर्डर लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑर्डर साइज जो है, हमारा ऑर्डर साइज जो है दैट इज इन दिस सिनेरियो 750 यूनिट्स। अब ये ईओक्यू है, क्या है हमें से कोई कंसर्न नहीं, बिकॉज वी कांट कैलकुलेट ईओक्यू। हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना नहीं पता, हमें ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर नहीं गिवन, तो हम ईओक्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये आप ऑर्डर साइज यही लेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए मिनिमम। मिनिमम स्टॉक का क्या फॉर्मूला है? मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला है यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल माइनस ठीक है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला अभी आपके पास आ गया, क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, है ना। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सॉरी, एवरेज लीड टाइम, ठीक है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? पहले हमें रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल के अंदर अब देखें, अब इसमें ना थोड़ा सा आपको टैक्टफुली चलना पड़ेगा। कैसे टैक्टफुली चलना पड़ेगा? रीऑर्डर लेवल पर आते हैं जरा। रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले पे अभी हम क्या करेंगे, हमें सेफ्टी स्टॉक निकालना है, यस और नो? हमें सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये कि हमें सेफ्टी स्टॉक अभी पता नहीं है। अब आप रीऑर्डर लेवल के जितने भी फॉर्मूलाज देख रहे हैं उसमें सेफ्टी स्टॉक इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर दो आपके पास वो आ रहे हैं ना, अननोन्स आ रहे हैं। आपने रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करना है इग्नोरिंग सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक को आपने इग्नोर कर देना। अच्छा जी, अब मुझे बात बताइए, आपको क्वेश्चन में एवरेज यूजेस तो दी हुई है, आप एवरेज लीड टाइम निकाल सकते हैं, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेजिंग आउट करके, ठीक है, कि 6 मंथ प्लस 2 मंथ डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। सेफ्टी स्टॉक का जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो तो यही जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हमने निकाला है। इज दैट क्लियर? है ना। इसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करके सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला बेसिकली अपने पास लिखा है कि वही एक फॉर्मूला बनता है, राइट। तो अगर मैं रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करती हूँ एवरेज लीड टाइम और एवरेज डिमांड यूज करके और उसको फिर मैं सेफ्टी स्टॉक के फॉर्मूले में डालती हूँ, तो मेरा सेफ्टी स्टॉक तो एक्चुअली आएगा जीरो। मेरा सेफ्टी स्टॉक जीरो आएगा। मैंने क्या फॉर्मूला यूज करना है? मैं मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम डिमांड वाला फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करना है फिर। तो अब इधर देखिए होगा क्या। होगा ये कि रीऑर्डर लेवल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो मेरे पास रीऑर्डर लेवल कितना आ गया? मैक्सिमम डिमांड इज 200 यूनिट्स, मैक्सिमम लीड टाइम इज 6 मंथ। yes, oh sorry, 300 units and maximum lead time is 6 months। तो मेरे पास क्या हो गया? 6
इंटू 300, 1800 यूनिट्स मेरे पास आ गया रीऑर्डर लेवल। इज दैट क्लियर? अब जब मैं मिनिमम स्टॉक कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, 1800, ठीक है, रीऑर्डर लेवल आ गया, माइनस अब मैं इसको एवरेज डिमांड वाले फॉर्मूले में डालूंगी तो अब मेरे पास सेफ्टी स्टॉक का कोई सिनेरियो बनेगा, है ना। मेरी एवरेज यूजेज कितनी है इन अ मंथ, ये आपको सवाल में दी हुई है, राइट, इट इज 225 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम आपको नहीं गिवन, तो एवरेज लीड टाइम आप कैलकुलेट करेंगे 6 + 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिखूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8 हो गया, 8 डिवाइड बाय 2 4, राइट। इसको आपने करके क्या कर लेना है, एवरेज लीड टाइम निकाल लिया और उसको आपने सॉल्व कर लिया। मिनिमम स्टॉक कितना आ रहा है, नाइन 900 यूनिट्स, ठीक है। अब जब आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी बनती है, ऑर्डर साइज इज 750, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 900। जी, क्लियर हो गई बात? 1275 यूनिट। अच्छा देखो, सेफ्टी स्टॉक के लिए अब हम ये बात अगर कर लेना कि अगर तो मेंशन्ड होगा तो हम ये कहेंगे कि जी सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अब देखो मेरी बात एक गौर से सुनो मोहसिन, और ये बाकी सब के लिए भी है। अगर मैं कोई कैलकुलेशन करती हूँ यूजिंग मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम यूजेज, है ना, इन दोनों को मैं यूज करके कैलकुलेशन करती हूँ और फिर मैं एवरेज लीड टाइम और एवरेज यूजेज इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करके दोनों आंसर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो बेसिकली मेरे पास पीछे क्या रह जाता है, जो डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम यूजेज एंड मैक्सिमम लीड टाइम का जो आंसर और जो एवरेज लीड टाइम और एवरेज यूजेज का जो आंसर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली वो सेफ्टी स्टॉक को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि जब तक आपको क्वेश्चन में आइडियली मेंशन नहीं होगा ना, तब तक हम अज्यूम करेंगे कि सेफ्टी स्टॉक कहीं ना कहीं मौजूद होगा। क्लियर हो गई बात? चलें जी, अगली क्लास का टाइम हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलें जी, तो अच्छा रिकॉर्डिंग में ऑन रख रही हूँ, ठीक है, लेकिन हम एक काम ही करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें चलें ठीक है, आज आप लोगों का होम असाइनमेंट है सिर्फ क्या, आपने एग्जाम्पल 22 पेज नंबर 22 वाली एग्जाम्पल जो है वो देखनी है, ठीक है, पेज नंबर 22 वाली एग्जाम्पल देखनी है। अब जो है मैं आप लोगों को जरा दोबारा से, या एक काम ये करें, ये जो ईओक्यू वाली चीज है ना, मैं मेरे ख्याल से अभी मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकूंगी, ठीक है, मैं समझा नहीं सकूंगी, तो ईओक्यू वाला जो पूरा सिनेरियो है, जो ट्रेड डिस्काउंट वाली कंफ्यूजन है ना, वो फिर मैं आपको कल समझा दूंगी आफ्टर क्लास, ठीक है, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू स्टे बैक अभी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह, संडे को नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अभी संडे वाली क्लासेस ऑन मैं नहीं कर रही शुरू शुरू में। क्यों, कल ऑफ क्यों है? नहीं जी, कल ऑन है, कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे इसको। आपकी सैटरडे को क्लासेस होती हैं, याद रखिएगा। तो अभी एग्जाम्पल पेज नंबर 22 पे ही आपने इसको सॉल्व करना है, फिर हम बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे इसको, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? चलें जी, assignment is just to study text, example page number 22.
मंडे को टेस्ट नहीं है, मैं पहले अनाउंस कर दूंगी। अब जाहिर सी बात है, जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके 2-3 दिन के बाद मैं टेस्ट रखूंगी। आप लोगों ने तैयारी रखनी है, जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो भी हमने प्रैक्टिस की है, वो आप करते रहें साथ साथ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।